जहां आज राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि अब वोट चोरी के आरोप से जुड़े मुद्दे पर राहुल गांधी ने पहली बार जेन जी शब्द का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट में लिखा है कि देश के युवा छात्र देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की पोस्ट में जेन जी का जिक्र आना इसीलिए बड़ी खबर है क्योंकि पिछले ही हफ्ते दुनिया ने नेपाल में सत्ता पलट देने वाला जेन जी का आंदोलन प्रदर्शन देखा है। सात अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो वो दिखाने बताने जा रहे हैं वो एटम बॉम्ब है। इसके बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कई बार कहते रहे कि वो जल्द ऐसा खुलासा करेंगे जो हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा होगा। आज राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने आए, बताया कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर नहीं आए हैं, वो अभी तैयार हो रहा है। आज आरोप ये लगाया कि सेंट्रलाइज तरीके से कांग्रेस के समर्थक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। आज ये दावा कर दिया कि कर्नाटक की एक सीट पर 6000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश करके उन्होंने पकड़ लिया, जिसके लिए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का दावा किया। और अगस्त में लगाए गए आरोपों पर 7 दिन में हलफनामा मांगने वाले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही वोट चोरी का संरक्षक बताते हुए राहुल गांधी ने 7 दिन का वक्त देकर कहा कि अब चुनाव आयोग 7 दिन में जानकारी दे। उससे पहले ही चुनाव आयोग ने सारे आरोप खारिज कर दिए। लौटकर अब सवाल फिर इस सुई पर टिका है कि क्या एक तरफ से आरोप, दूसरी तरफ से उसे झूठा बताने की लड़ाई चलती रहेगी। और अगर यही होता रहा तो जिस देश में आज भी औसत 40% मतदाता हर चुनाव में वोट डालने तक नहीं जाते, क्या वहां चुनाव आयोग जैसी संस्था और लोकतंत्र में जरूरी विपक्ष पर विश्वास कम नहीं होगा? जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। EC has to release this data of these phones, these OTPs within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. एक तरफ देश में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। दोनों तरफ से पिछले 42 दिन से लगातार वोट चोरी के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इन सब के बीच देश के करीब 99 करोड़ मतदाता हैं, जिनका भरोसा चुनाव आयोग और विपक्ष के नेता दोनों से जुड़ा है। जो एक बार भी टूटता है तो सीधे नुकसान लोकतंत्र का है। जहां हाइड्रोजन बम का दावा करके राहुल गांधी मीडिया के सामने आए तो कहा, रुको जरा सब्र करो। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। लेट्स कम टू व्हाई। इसके बाद राहुल गांधी ने देश के सामने दूसरी बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। वोट चोरी होने देने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें, और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। भारत के संविधान निशाने पर सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लेडी कॉल्ड गोदाबाई। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट के आधार पर आरोप लगाया गया। पहले आरोप का आधार 63 साल की गोदाबाई को बताया गया। दावा यह कि गोदाबाई के नाम से फर्जी लॉगिन करके 12 मतदाता का नाम हटा दिया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। राहुल गांधी ने दूसरा आरोप ये लगाया कि जिन मतदाता का नाम ऑनलाइन डिलीट कराने के लिए जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए हैं वो दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे हैं और अब ये नंबर जवाब नहीं देते। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए,
रिप्लाई नहीं आता है। राहुल गांधी तीसरे आरोप के लिए सूर्यकांत और बबीता नाम के दो मतदाता को स्टेज पर लाते हैं। आरोप है कि बबीता समेत 12 वोटर का नाम सूर्यकांत के नाम से हुए लॉगिन से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि कांग्रेस के स्टेज पर आए सूर्यकांत दावा करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। राहुल गांधी का चौथा आरोप है नागराज नाम के शख्स के लॉगिन से फर्जी तरीके से 2 वोटर को हटाने का ऑनलाइन फॉर्म केवल 36 सेकंड में भर दिया गया। ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं। राहुल गांधी का 5वां आरोप है जिसके नाम पर फर्जी लॉगिन करके वोटर का नाम मतदाता सूची से ऑनलाइन हटवाया जा रहा है, उसका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 पाया जाता है। सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण देकर राहुल गांधी बयान में तो ये कहते रहे कि वोट काटे गए हैं, लेकिन वहां के कांग्रेस विधायक और खुद राहुल भी बीच में ये बोलते हैं कि अगर 6018 वोट हटा दिया जाता तो कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हार सकता था। यानी कांग्रेस का आरोप यह है कि वोट काटने की कोशिश की गई, जिसे वो दावा करते हैं कि उन्होंने पकड़ लिया। वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार, उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट, जिसके आधार पर दूसरी बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया, यहाँ का सियासी इतिहास क्या कहता है ये देखना जरूरी है। आलंद सीट पर 1989 से कांग्रेस हारती रही। 2018 में बीजेपी 531 वोट के अंतर से सीट जीती थी, लेकिन 2023 में आलंद में 10,000 से ज्यादा वोट के अंतर से कांग्रेस जीती। इस पर लोग पूछने लगे कि जहां कांग्रेस जीती है उसी सीट पर वोट कटवाने वाली वोट चोरी का आरोप कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों लगा रहे हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी कहते हैं, हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। आपके मन में यह सवाल होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप नेता विपक्ष अब जाकर क्यों लगा रहे हैं। इसी से जुड़ा राहुल गांधी का छठा आरोप है, जो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया गया। आरोप ये कि 18 महीने में 18 बार कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से इसी वोट चोरी पर सबूत मांगे, लेकिन दावा है कि जांच में सहयोग करने वाली वो जानकारी नहीं दी गई। राहुल दावा करते हैं कि फर्जी तरीके से ऑनलाइन वोट डिलीट करवाने में चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी को जांच के लिए वो डेस्टिनेशन आईपी नहीं दे रहा जिससे ये फॉर्म भरे गए, वो डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स नहीं दे रहा जिनसे ये आवेदन दाखिल किए गए, और वो ओटीपी ट्रेल्स नहीं दे रहा जिनसे आवेदन दाखिल करने के लिए ओटीपी लेना पड़ता है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं,
अब राहुल गांधी कहते हैं कि 7 दिन में चुनाव आयोग ये सारी जानकारियां कर्नाटक सीआईडी को दे दे, लेकिन तब तक चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आ जाता है। चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। कोई भी वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तीसरी अहम बात चुनाव आयोग ने कही है कि उसने खुद ही जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ये नहीं साफ करता है कि कर्नाटक सीआईडी ने जो जानकारी जांच के लिए 18 चिट्ठी में मांगी वो उसे दी गई या नहीं। चुनाव आयोग ये भी साफ नहीं करता कि अगर उसने खुद ही एफआईआर दर्ज कराई तो फिर वो जांच में साथ क्यों नहीं दे रहा। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? अपने हर तर्क में वो बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? The Election Commission of India knows who is doing this. इन सब के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को मनगढ़ंत और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश बताया। अब खबरदार करता सवाल क्या है, वो ये कि इस बहस में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष, बीच में दोनों के साथ निष्पक्ष रहने की शपथ लेकर कार्य करने वाली संस्था और उसके प्रमुख हैं। वहां दोनों तरफ के आरोप में सच कौन बताएगा, या फिर सिर्फ सियासत ही चलती रहेगी? इस बीच इसी आरोप पर अब बड़ी खबर आ गई है। सूत्र कहते हैं कि राहुल गांधी ने जिन आरोपों के साथ जानकारी चाहिए थी वो तो कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2 साल पहले ही मुहैया करा दी थी। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार 21 फरवरी 2023 को अपने अधिकार के तहत मतदाता पंजीकरण अधिकारी यानी ERO ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। दावा है कि निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध सभी जानकारी 6 सितंबर 2023 को एसपी कलबुर्गी के साथ पहले ही साझा कर दी गई थी। वहीं अब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग कहता है कि वो सारी जानकारी दे चुका है तो कर्नाटक सीआईडी को 9 सितंबर को फिर से चिट्ठी लिखकर जानकारी क्यों मांगनी पड़ी है। सीधे आपको और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास। संजय, एक तो आरोप वर्सेस आरोप को खारिज करना लगातार चल ही रहा था, उसके बीच में ये जो नई जानकारी सामने आई है, क्या हम ये माने कि आरोप लगा दो और जवाब आता है नहीं आता है इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर जो पवन खेड़ा पूछ रहे हैं उस सवाल में दम है? निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से जब बातें होती हैं तो उसमें अनौपचारिक बातों में कई बार उन्होंने कहा कि ये गोरिल्ला युद्ध की तरह होता है, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर लिया कि गोरिल्ला युद्ध का जवाब उसी तरह से दिया जाए। और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लगा है और जैसे ही आरोप लगाए जाते हैं निर्वाचन आयोग वैसे ही कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तलाश कर उसे भेज देता है ताकि तुर्की बतुर्की जवाब दिया जा सके। एक बार तो हमने पूछा भी था कि निर्वाचन आयोग वैसे तो संविधान है, राजनीतिक दलों के आपसी दलदल में क्यों पड़ता है और राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं तो निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? क्या वो भगवान कृष्ण की तरह है जिसने महाभारत में कोई भी अस्त्र शस्त्र न उठाने का वचन दिया था, संकल्प किया था, लेकिन उनके ऊपर भी ऐसी स्थिति आई जब भीष्म पितामह ने ऐसे वचन कहे कि श्री कृष्ण ने रथ का टूटा उठा लिया। तो क्या निर्वाचन आयोग ऐसी स्थिति में, लेकिन आयोग का कहना है कि उसके पास जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्डों का तुर्की बतुर्की जवाब देगा और ये बताएगा कि किस तरह से झूठ फैला। संजय, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। तो जाहिर है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी तरीके से बैकफुट पर नहीं पाया जाना चाहता है
और जो सवाल पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना उसकी सीधी रणनीति इस समय है। अब बात उत्तर प्रदेश की, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो हो गया। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में योगी आदित्यनाथ ने परिवार को आश्वासन दिया था कि हमलावरों को पाताल से खोज निकालेंगे। योगी के कहने के 50 घंटों के भीतर गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटरों को मार दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी, जो इस वक्त न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपने अंदाज से अपने प्रशंसकों के बीच छाई हुई हैं। न्यूयॉर्क फैशन वीक में कैल्विन क्लेन शो में ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनकर दिशा ने सबका दिल ऐसा जीता कि सोशल मीडिया पर उनके लुक को गॉडेस और क्वीन कहा जाने लगा। जिस वक्त दिशा पाटनी अपने काम में व्यस्त है, उस न्यूयॉर्क से करीब 8000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बरेली में उनके पिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कह रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। कानून अगर अपना काम करे तो कोई भी दिशा पाटनी की तरह बेफिक्री से अपना काम कहीं भी पूरा कर सकता है। 12 सितंबर को बदमाशों ने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 17 तारीख को यानी 5 दिन के भीतर गाजियाबाद में 2 बदमाश ढेर कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कानून राज का है। एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी और उनका परिवार दहशत में आया तो उत्तर प्रदेश में वही हुआ जिसकी गारंटी योगी आदित्यनाथ ने दे रखी है। किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बुधवार करीब शाम 7:30 बजे गाजियाबाद के टोनिका सिटी एरिया में चेकिंग के दौरान पुलिस पर दोनों बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान भी शूटर ने पुलिस पर गोलियां चलाई। करीब 15 मिनट तक बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग होती रही। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में अरुण और रविंद्र नाम के दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। शूटरों को दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करने का ऑर्डर अमेरिका से आया था। अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने चारों शूटरों को कहा था कि वो दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करें। जांच में पता चला है कि 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक शूटर कई बार बरेली गए थे और दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। दिशा पाटनी के घर दहशत फैलाने वाले शूटरों को खोजने के लिए पुलिस ने करीब 2500 सीसीटीवी खंगाले, जिसमें एक शूटर के लाल जूते ने अहम सुराग दिया। 10 सितंबर को बरेली के होटल प्रीत में दोनों शूटर रविंद्र और अरुण रुके, तो दूसरे होटल में नकुल और विजय तोमर रुके। गाजियाबाद में यूपीएसटीएफ ने सीसीटीवी में दिख रहे इसी रविंद्र और इसके साथी अरुण को एनकाउंटर में मार गिराया है और लाल जूते ने ही रविंद्र की पहचान पक्की की। सोमवार को जानकारी मिली कि बदमाश रविंद्र और अरुण गाजियाबाद में हैं। बुधवार दोपहर तक पुलिस ने उनकी लोकेशन पक्की की और शाम होते होते एनकाउंटर हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग
दिशा और उनके परिवार को डराकर मोटी रकम वसूलने वाले थे। गैंग ने कई हफ्तों तक दिशा के घर रेकी भी की और फिर 11-12 तारीख को फायरिंग कर सनसनी मचाई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने परिवार को फोन करके सुरक्षा का वायदा दिया था। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। योगी आदित्यनाथ के इस आश्वासन के करीब 50 घंटे के अंदर 2 शूटर मार दिए गए। दिशा पाटनी से जुड़े इस मामले के जरिए दोनों गैंग को उत्तर प्रदेश से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई। बता दिया गया है कि ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कानून राज का है। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। योगी का बुलडोजर मॉडल और एनकाउंटर मॉडल चर्चा में रहता है। इसे लेकर विपक्षी दल योगी सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन बावजूद सरकार के स्तर पर हाफ एनकाउंटर से लेकर एनकाउंटर तक की कार्रवाई हो रही है। सीएम योगी ने जिन मामलों में एक्शन का निर्देश जारी किया, उसमें अपराधी मिट्टी में मिलते दिखे हैं। इस विवाद के जरिए उत्तर प्रदेश में एक नए गैंग ने एंट्री मारने की कोशिश की। धर्म का सहारा लेकर दिशा पाटनी के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की। 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर की थी। यूपी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया। पंजाब हरियाणा के साथ ही दिल्ली में पनपे कई चर्चित गैंगस्टर के गुर्गे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहते हैं। बरेली और अमरोहा जिले में इनकी सक्रियता दिख चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग को लेकर है। 1994 में पैदा हुआ गोल्डी बरार कनाडा में रहकर पंजाब में अपना ऑपरेशन चलाता रहा है, जिसमें विरोधियों की हत्या करवाना और अमीर लोगों से वसूली करना शामिल है। पिछले साल मई में उसका नाम कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिस्ट में ये 15वें नंबर पर था और उस पर हत्या, साजिश, अवैध हथियारों का व्यापार और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप थे। बड़ी बात यह कि ऐसे चर्चित गैंगस्टर के नेटवर्क की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ती सक्रियता ठीक संकेत नहीं, क्योंकि अभी अपराधी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली छोड़कर पश्चिमी यूपी में अपना ठिकाना बना रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अमरोहा और बरेली इनके निशाने पर है। तरह का जो माउजर था, जो माउजर यूज कर रहा था, जो इतनी चिंगारियां दे रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं, यहीं से उसने फायर किया था और वो निशाना बना रहा था, आप देख रहे हो। और उसकी जो चिंगारी थी यहाँ से लेकर उस किनारे तक जा रही थी, जैसे वेल्डिंग की चिंगारी जाती है ना, वो चिंगारी थी। इस तरह का वेपन मैंने तो देखा नहीं। क्राइम सीन से पुलिस ने जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक जिगाना पिस्टल पाकिस्तान के जरिए ड्रोन से भिजवाई जाती है, ये नेपाल के जरिए तस्करी करके लाई जाती है। जिगाना वही पिस्टल है जिस पिस्टल से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। दिशा पाटनी के घर फायरिंग में जो 2 शूटर मारे गए हैं, उनका रिश्ता रोहित गोदारा गैंग से ही है, जो साल 2022 में सिंगर मूसेवाला की हत्या में शामिल था। गैंगस्टर राजू थेत और जयपुर में करणी सेना के नेता की हत्या से भी इनका नाम जुड़ा। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर की लूड़ करड़ का रहने वाला है। उस पर गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा मामले दर्ज है। वो पिछले लगभग 13 सालों से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, जो राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। रोहित गोदारा दुबई में रहकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को लगता है कि दिशा पाटनी केस में 2 शूटर को मारकर हमलावर गैंग के हौसले पस्त हो जाएंगे। कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। तो रोहित गोदारा और गोल्डी बरार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र में जाकर बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है, जहां दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। सवाल ये कि क्या ये गैंगस्टर
उत्तर प्रदेश में पैर पसार पाएंगे। लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। मजबूत कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की पहचान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर के लिए पुलिस को चुनौती देना भारी पड़ सकता है। अब आज हम आपको एक एक करके उन 3 खबरों से खबरदार करते हैं जहां किसी भी दल का सत्ताधारी हो या किसी भी राज्य का ऐसा शख्स जिसके पास ताकत है, अगर वो जनता को कमजोर समझते हैं तो खबरदार हो जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली 3 राज्यों से ये खबर आ जाई है जहां सड़क पर चलते चंद थार सवारों को खबरदार करना जरूरी है ताकि आम आदमी सुरक्षित चल सके। राजस्थान में बीजेपी विधायक से खबरदार करेंगे जिन पर आरोप है कि पानी का वादा याद कराने वाले वोटर को समर्थकों से पिटवा दिया। और फिर तीसरी खबर दिल्ली पुलिस के नशे में होने की, जहां आरोप है कि नशे में पुलिस की गाड़ी से दिव्यांग को कुचल दिया गया। सबसे पहले वो खबर जिसे आपने भी देखा होगा, ये महसूस किया होगा, हो सकता है कि ये सवाल आपके मन में आया होगा कि क्या एक खास तरह की गाड़ी से चलने वाले कुछ लोग सड़क पर ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं। पहला वीडियो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। तेज रफ्तार थार सड़क पर चलती महिला टीचर को टक्कर मारकर हवा में उड़ा देती है। वीडियो नंबर 2 उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा। स्पीड में चलती थार और थार सवार का बीच सड़क, खतरनाक स्टंट। वीडियो नंबर 3 उत्तर प्रदेश का झांसी, जहां सड़क पर बैठे गोवंश को हॉर्न बजाकर जब थार सवार हटा नहीं पाए तो उन्हीं पर अपनी थार चढ़ा दी और गोवंश को कुचलते हुए आगे बढ़ गए। इससे भी पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। लखनऊ में जब बेखौफ हुड़दंगियों ने दिन दहाड़े ट्रैफिक को अपनी गाड़ियों के टायर तले कुचल दिया। कार सवार रईस जादव ने बीच सड़क गुंडागर्दी की दबंगई ऐसी दिखाई कि बाइक सवार तक को निकलने नहीं दिया और थार पर चढ़कर बीच सड़क में अपनी हनक दिखाते रहे। इससे भी पहले का एक और वीडियो दिखाते हैं। ये बात जुलाई की उत्तर प्रदेश के भदोही का वीडियो है। थार सवार बैठे लोगों को कुछ लोग पीटने लगते हैं और इस लड़ाई में थार वाला दूसरी गाड़ी और लोगों को भीड़ भरी मार्केट में कुचलता हुआ चला जाता है। ये सारे वीडियो आपको इसलिए एक साथ आज दिखा रहे हैं ताकि ये सवाल समाज, सरकार और सिस्टम के सामने रख सके कि ऐसा क्या है कि जो गुंडाई करते दिखते हैं उनमें सब नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसी ही थार में सवार मिलते हैं। क्या ये लोग इसलिए गुंडाई कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ी एसयूवी में चलते वक्त इनके सिर पर नशा सवार हो जाता है, या फिर इनका रिश्ता कुछ पावरफुल लोगों से होता है तो ये कानून से डरते नहीं? सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद का वीडियो है जहां पर बीच सड़क पर अचानक काली थार सवार शख्स पारुल नाम के टीचर को टक्कर मार देता है। कुछ दूर तक अपनी कार के साथ उसे घसीटता है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद भी शिक्षिका पारुल कोई शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहती। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर टक्कर मारने वाली थार और इसके सवार को खोज रही है, लेकिन सवाल है कि थार वाले का डर क्या इतना है कि पीड़ित टीचर शिकायत तक नहीं करना चाहती। डर की वजह शायद ऐसे कार सवार है जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखिए बिना नंबर प्लेट, सारे शीशे काले किए हुए, सारे नियम कुचलते हुए आराम से चौराहे पर चाप के चलते हैं। लेकिन जरूरत है कि ऐसे लोगों को खोजकर मुकम्मल इलाज उत्तर प्रदेश की पुलिस करे, जिसके लिए वो पहचानी जाती है, ताकि जनता सड़क पर चलते हुए खुद को सुरक्षित समझे और थार चलाने वाले चंद लोगों के सिर पर जो गाड़ी का नशा सवार होता है वो जमीन पर उतारा जा सके। आप मतदाता हैं, आप वोट क्यों देते हैं? क्योंकि आपसे कोई दल, कोई नेता सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल का वादा करता है, लेकिन अगर वही विधायक या सांसद जीतकर अपना वादा भूल जाए और वोटर वादा याद करा दे तो क्या मतदाता का पैर तोड़ दिया जाएगा? आप कहेंगे नहीं, लेकिन राजस्थान में यही हुआ है। पानी देने का चुनावी वादा याद सोशल मीडिया पर दिलाया तो विधायक के लोगों ने दोनों पैर तोड़ दिए। पीड़ित मतदाता का पैर तो सही भी हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के हाथ पैर का इलाज जरूरी है, क्योंकि पुलिस 4 दिन बाद भी विधायक से जुड़े हमलावर आरोपी समर्थकों को खोज नहीं पा रही।
हाँ दिनकर साहब, हाल पानी ना आए हो कई कर रहा हूँ, थोड़ी घनी कहीं आज तो बांधो आज तो। नाम है सूरज माली, निवासी कपासन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। एक युवा जिसने कपासन से बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जी नगर को उन्हीं का पानी देने का वादा याद कराती इंस्टा रील बनाई, लेकिन वीरों की धरती पर क्या विधायक को उन्हीं के वादे याद कराना जान पर भारी पड़ गया। जिस युवा सूरज माली ने कपासन के तालाब में पानी लाने का चुनावी वायदा अपने बीजेपी विधायक को याद कराते रील बनाई, अब उस नौजवान की हालत दूसरे वीडियो में देखिए। दोनों पैर तोड़ दिया गया है, लाचार होकर बिस्तर के अस्पताल में लेटा है। आरोप है कि सूरज माली की इस हालत के जिम्मेदार बीजेपी विधायक के वो समर्थक हैं, जिन्हें यह नागवार गुजरा कि एक आम आदमी जो वोट देकर विधायक बनाता है वो कैसे वादा याद कराते हुए बोल सकता है। फैक्ट्री गया तो ऑफिस में बुलाया कि अब वीडियो मत बनाना सूरज, मैंने बोला नहीं बनाऊंगा। वो वापस निकलती टाइम भी सेफ्टी सर ने बोला था कि वीडियो मत बना जा सूरज, जो मैं क्यों अब बनाऊँ को ना। वो बोल रहे थे कि ठोको ठोको और चलो अभी वीडियो बना लेगा ये। तो स्कॉर्पियो के आए 5-7 लोगों ने और उसे रोक कर बाइक पर ये कपासन जा रहा था मोनोमार्ग फैक्ट्री से, तो उसके ऊपर हमला कर उसके लोहे की राडों से सरियों से उसके पैर तोड़ दिए और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसको कपासन लेके गए, कपासन से उसको चित्तौड़ रेफर किया और मैं चित्तौड़ आके अभी देख रहा हूँ उसके पैर टूट गए हैं, उसके पैरों में बड़ा फ्रैक्चर हो गया है। इस वक्त हालत ये कि बीजेपी के विधायक को वादा याद कराने वाला युवा वोटर बेरहमी से पीटे जाने के बाद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपने इलाज के लिए भटक रहा है। डॉक्टरों ने उसे कपासन से पहले जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल भेजा और फिर अहमदाबाद रेफर करना पड़ा। वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ की पुलिस की वीरता देखी। एक युवक पर सरेआम हमला करने वाले आरोपी विधायक के कारिंदों को पुलिस खोज नहीं पा रही। 4 दिन बीत चुका है, पुलिस के हाथ पैर हिलडुल नहीं पा रहे। रटा रटाया जवाब जरूर पुलिस देती है कि जी हम तो अज्ञात हमलावरों को खोज रहे हैं। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है तो हम आश्वस्त करना, हमें इन्होंने तो यही आश्वस्त किया है कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जितनी शीघ्र हो सके हम उसमें गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अभी अनुसंधान जारी। वादा याद दिलाने पर दोनों पैर तोड़ दिया जाएगा, क्या पता कोई और वादा याद दिला दे तो हाथ उखाड़ दिया जाए और फिर हमलावरों को पुलिस तो खोज ही नहीं पाएगी। लोग गुस्से में, कांग्रेस ने मार्च निकाला। इन सब के बीच जिनके समर्थकों पर आरोप है वो विधायक पल्ला झाड़ते हैं। कुछ मेरे राजनीतिक विरोधी इस घटना के साथ जोड़ करके मेरा और मेरे परिवार का नाम इसमें लिया जा रहा है ताकि मेरी राजनीतिक छवि धूमिल हो जाए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही ऐसे दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा मिलेगी। वोटर का पैर तोड़ने वाली सियासत ये भूल जाती है कि इन्हीं पैरों में गिरकर मिला वोट 5 साल ही कुर्सी पर बैठाता है। इसके बाद इसी वोटर की एक उंगली सत्ता की कुर्सी फिर चढ़ने नहीं देती। लेकिन यहाँ सवाल उस प्रशासन से है जिसे इसी अस्पताल में भर्ती होकर ये जांच अपनी करा लेनी चाहिए कि उनकी रीढ़ की हड्डी कितनी झुक चुकी है। और अब आपको दिखाते हैं कि सरकारों को कितनी चिंता आपके स्वास्थ्य की है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारी करीब 1 महीने से हड़ताल पर हैं और इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। तस्वीर नंबर 1, जगह गरियाबंद, राज्य छत्तीसगढ़। दावा है कि मरीज को इंजेक्शन डॉक्टर या नर्स नहीं महिला गार्ड लगा रही है। तस्वीर नंबर 2, जगह धमतरी, राज्य छत्तीसगढ़, जहां मरीज अब पहुंच नहीं रहे। सरकारी हेल्थ सेंटर के बाहर कुत्तों ने अपना अड्डा बना लिया। तस्वीर नंबर 3, जगह पेंड्रा, राज्य छत्तीसगढ़, जनता के नाम पर चलने वाले हेल्थ सेंटर पर ताला लगा हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकारी हेल्थ सेंटर पर काम करने वाले नेशनल हेल्थ मिशन के हजारों कर्मचारी पिछले महीने से हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 12,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी 10 मांग को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इनकी नौकरी पक्की की जाए, वेतन 27% बढ़ाकर दिया जाए, परिवार को 10 लाख का हेल्थ कवर मिले।
छत्तीसगढ़ में इतनी लंबी प्रोटेस्ट शायद ही कोई दूसरी हो। इनफैक्ट अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये लंबे समय से सबसे लंबा प्रोटेस्ट करने के लिए भी इनको क्रेडिट दिया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी वर्कर्स आते हैं उनकी 16,000 एनएचएम वर्कर्स है छत्तीसगढ़ से, और लगातार 2005 से ये योजना लागू होने के बाद अपनी डिमांड्स की मांग उठाते आए हैं सरकार के पास, लेकिन 20 साल गुजर गए, एक भी इनकी डिमांड आज तक मानी नहीं गई है। एनएचएम के 16,000 कर्मचारियों को अगर रेगुलर कर दिया जाता है तो मुश्किल से 398 करोड़ 68 लाख का ही बोझ आएगा। और अगर आज की डेट में टिल डेट में अगर 18,000 को किया जाता है तो 498 करोड़ 37 लाख का ही बजट आएगा, और केवल 70 करोड़ का ही स्टेट के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। हड़ताल करने वालों में सबसे ज्यादा एएनएम और स्टाफ नर्स हैं, जो किसी हेल्थ सेंटर में मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर जितने ही जरूरी होते हैं, जो अब हड़ताल कर रहे हैं और राज्य के सरकारी हेल्थ सेंटर में इलाज ना के बराबर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, आज हम इसका आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाएंगे। आप देखिए, एनएचएम प्रोटेस्ट की वजह से, जिसको अब कुल 1 महीना होने को आ रहा है, उस प्रोटेस्ट की वजह से डॉक्टर्स नहीं है इस पीएचसी में। यह है भाटा गांव का पीएचसी, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, मरीज भी नहीं है, और यहाँ पर अब ये जो अड्डा है ये स्ट्रे डॉग्स का बन गया है। पालतू कुत्ते यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत पॉपुलर भाटा गांव का पीएचसी है, जो बहुत सारे यहाँ पर आसपास के पेशेंट्स को ट्रीट करता है, जिस पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। लेकिन देखिए, एक जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है और साफ तौर पे इन्होंने ये लिख दिया है कि संविदा कर्मचारी की हड़ताल की वजह से असुविधा के लिए खेद है। अभी स्टाफ की संख्या अभी 8 से 10 है फोर्थ क्लास को मिला करके, और जो स्टाफ जो हैं वो पूरे ओपीडी में पूरे अच्छे से मतलब वर्क कर रहे हैं, और जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम लोग जो है अच्छे से देखते हैं। डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी देखते हैं। ये हालात पूरे राज्य में है, जहां आम आदमी अब इलाज नहीं पा रहा। एनएचएम कर्मचारी जो पूरे प्रदेश भर में 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हड़ताल पर हैं। 10 में से उनकी 4 मांगों को हमने पूरा कर दिया है, 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया है। लेकिन सवाल है कि कब, जबकि एक हकीकत यह भी कि बीजेपी ने ही चुनाव से पहले एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की नौकरी पक्का करने का वादा किया, तो फिर अब ये देरी क्यों? एक तरफ कर्मचारी तरसाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी इलाज को लटकाया जा रहा है। रायपुर से सुमी केवल पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।